अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो बनता है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि बाबर आजम ने जो है वो शानदार किस्म की बैटिंग की है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और पहला मैच अपनी टीम को जो है जितवा दी है। जरा इसमें बात करेंगे प्लेयर्स के हवाले से अपडेट आ रही है एनओसी को लेकर। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? एनओसी का बड़ा रोला बना हुआ था सब प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का सोच रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे जिसके बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को लेकर अपडेट आ रही है। वो क्या अपडेट आ रही है वो आपको देंगे। और साउथ शकील के हवाले से अपडेट आ रही है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से जो है वो खेलने जा रहे हैं। कैप्टनसी को लेकर उन्होंने बात की है, सरफराज अहमद के हवाले से बात की है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे आईसीसी ने ओडीआई और टेस्ट टीम जो है वो अनाउंस कर दी ईयर, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। ना ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी डाला है, न टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी डाला है, इवन टी20 में भी कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं किया। क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब बाबर आजम ने बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपनी टीम को मैच जितवा दिया है। लो स्कोरिंग मैच था काफी, 128 रन आई थिंक चेस कर रहे थे, इसमें बाबर आजम ने 50 मार दिया जी। नहीं, बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है बाबर आजम ने। साइलेंट का मैच था रंगपुर राइडर्स के साथ और वहां पे साइलेंट ने बहुत ही कम स्कोर बनाया हुआ था। 20 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 120 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। और यहां जब बाबर आजम की टीम रंगपुर राइडर्स चेस करने के लिए आई तो बहुत ही बोर स्टार्ट था। बाबर आजम ओपनिंग कर रहे थे लेकिन विकेटों की लाइनें लग गई, क्योंकि जब 12 पे पहली गिरी और 24 पे दूसरी गिरी, उसके बाद 33 पे चौथी गिरी, 39 पे 4 खिलाड़ी आउट, 39 पे 5 गए और 39 पे 6 हो गए। एकदम से विकेटें गिरना शुरू हुई हैं। 38 के बाद तो एकदम से 39 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए और वहां पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो मजा हुआ प्लेयर हो, जो खड़ा रहे और पार्टनरशिप बनाए। वहां पे बाबर आजम का साथ निभाया उमर जई ने, जिन्होंने हीरोइक 35 गेंदों पे 47 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके उन्होंने मारे, वो भी नॉट आउट रहे। और साथ बाबर आजम ने हीरोइक नॉक खेली, 6 चौकों की मदद से बाबर आजम ने एंकरिंग की, स्ट्राइक रोटेट की, उमर जई को भी खिलाया, सिंगल डबल करवाए और बाबर आजम ने 49 गेंदों पे 56 रन की शानदार इनिंग खेली। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उमर जई को दिया गया क्योंकि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। लेकिन बाबर आजम ने अली साहब परसों पहुंचे थे बांग्लादेश, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा खत्म करके डायरेक्ट पहुंचे। एक दिन के बाद उनका मैच था और उन्होंने अपने पहले ही मैच में हीरोइक 56 रन की पारी खेली, जो उनकी फॉर्म चल रही थी न्यूजीलैंड में। हाँ, आखिरी मैच में वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, रन नहीं बनवा पा रहे थे, लेकिन हमने देखा था कि आखिरी मैच में जो सबसे बड़ा मसला था, 2 उनके कैच भी छूटे थे, वो जोर लगा रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, वो हर बॉल पे छक्के मारने की कोशिश कर रहे थे, बस जोर लगा। और बाबर आजम की वो गेम ही नहीं है कि वो बॉल को जोर से हार्ड हिट करें। एक और चीज टाइमिंग चलते हैं। बांग्लादेश बड़ी बुरी पिचें बनाना शुरू हो गया, इस वजह से देखें कि प्रीमियर लीग में भी 120 रन बन रहे हैं और वो मुश्किल हो रहा है चेस करना। जहां पर टी20 का रन जो है वो आप कह लेंगे 180 भी सेफ रन नहीं होता, 200 भी नहीं होता, वो भी सेफ नहीं होता। आजकल तो 200 भी चेज हो रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश में कभी भी टी20 खेलने जाएंगे अजीब गंदे से स्पिन ट्रैक बना देंगे और उसमें जो है 120 रन होगा, लेकिन वहां पर बैटिंग करना बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि स्पिनर बड़ी गंदी वहां बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको पता है कि बाबर आजम बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं, इवन रिजवान भी वहां बेहतर खेल जाते हैं जहां पे टारगेट ये 150, 120, 30 हो और पिच थोड़ी फंसने वाली हो। अच्छा, लेकिन ये कल जो फॉर्च्यून बरिसाल और खुलना टाइगर्स का मैच खेला गया था वो बेहतर था। उसमें आप कह लो कि 87 रन बनाए थे और वो चेज भी हो गया, लेकिन वैसे बांग्लादेश में बनते नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन ज्यादातर जो बांग्लादेश में जो पिचेस बनाई जाती हैं वो स्लो बनाई जाती है। सिर्फ 2-3 पिचेस हैं, तो उनमें ज्यादातर जो मैचेस भी कराए जाते हैं वो स्लो होती हैं। कोई शादिर नादिर हो जाता है कि आपको हाई स्कोरिंग मैच में। बांग्लादेश अपने स्पिनरों को बड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्पिनर के अलावा वो कोशिश उनकी अब यही रहती है, अगर आप इंटरनेशनल टीम में भी जाती है टी20 खेलने के लिए तो वो स्लो विकेट्स पे खेलते हैं, उनको भी 120-30 पे। और यही वजह होती है कि बांग्लादेशी क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं जा रही है। आपको याद होगा 2015 और 2016 ये 2 ऐसे साल थे जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट ने, इवन 2014, 2015 और 2016 मशरफ मुर्तजा टीम की कप्तानी करते थे और बांग्लादेश ने अपने घर में वो लगाया हुआ था बंगला वॉश के नाम से, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, इंडियन टीम को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, श्रीलंका को हराया अपने घर पे और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे। वहां पे ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, फ्लैट विकेटें बनाते थे और इनके बल्लेबाज अटैक करते थे, तो वो चीज बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब और क्रिकेट बांग्लादेश की देखने को बड़ा मजा आता था, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है ज्यादातर ये आप कह लो कि स्लो विकेटें बनाते हैं। और यही वजह है कि अगर आप वर्ल्ड कप्स में देख लो, आईसीसी इवेंट्स में देख लो, पिछले 3-4 इवेंट्स में देख लो, बांग्लादेश बाहर जाती है। जब भी बांग्लादेश से बाहर बिल्कुल बांग्लादेश बेकार खेलती है, आईसीसी इवेंट में कुछ भी नहीं कर पा रही। खैर, बाबर आजम का बोलबाला अली साहब चल रहा है बांग्लादेश में भी। हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो अपने रूजों पर दिखाई दी हमें। इवन जो क्राउड था
वहां पर हमने देखा कि खूब बाबर आजम के जो बैनर्स आए हुए थे। फिर हमने देखा कि कमेंटेटर्स वो बाबर आजम की तारीफ करते रहे। नूरुल इस्लाम हसन जो है बांग्लादेश की, जो बाबर आजम की टीम के कप्तान थे, उन्होंने बाबर आजम को बड़ा प्रेस किया। उमर जई, जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी फखर की बात थी कि मैंने बाबर आजम के साथ बैटिंग की। देखो 120 रन था, क्योंकि रन कम था और लो स्कोरिंग मैच था, तो ऐसी पिचेस पे और छोटे टारगेट लिए तो बाबर आजम बेस्ट है। मसला बनता ही जाता है जब थोड़ा सा टारगेट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, या टारगेट 180-170 का होता है, थोड़ा प्रेशर आता है कि आपको हार्ड हिट करना है, तब बाबर आजम थोड़ा फंसते हैं। और छोटे टारगेट हो और मुश्किल पिचेस भी हो तो फिर तो बाबर आजम इसमें माहिर हैं कि टीम को रेस्क्यू करें और टीम को जितवाएं। और हमने देखा कि बाबर आजम ने अपनी रंगपुर राइडर्स को हीरोइक किस्म की विक्ट्री दिलाई और आते साथ ही जीत दिला दी भाई। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है प्लेयर्स के लीग के एनओसीज को लेकर। तो ये लीग्स के एनओसीज को लेकर जो है बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी पीसीबी ने क्लियर किया हुआ है कि हम 2 लीगें जो है वो खेलने देंगे प्लेयर्स को, लेकिन कुछ प्लेयर्स को वो ज्यादा भी खेलने दे रहे हैं। कुछ अजीब सी चीजें चल रही है इसके अंदर। प्लेयर्स को एक तरफ जो है प्लेयर्स सही भी और एक तरफ गलत भी है। कुछ प्लेयर्स कहते हैं जैसे हम पाकिस्तान टीम के साथ हिस्सा ही नहीं है, हमें फिर भी लीग खेलने नहीं दी जा रही, और जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी है, पाकिस्तान के साथ खेल रहे भी है, वो जाकर लीगें भी खेल रहे हैं। अजीब सी चीज चल रही है। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि प्लेयर ये सोच रहे हैं कि जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले इसको कैंसिल कर दे भाई ये लीगों के लिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के दरमियान अब जो रिफ्ट थी, जो लड़ाई थी, अब वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। ये मानते हुए कि वर्ल्ड कप 2024 सर पे खड़ा हुआ है, अभी 5 महीने रह गए, ऑलरेडी 23 में रोए हैं और वर्ल्ड कप का क्या हाल हुआ। बिल्कुल, वो उसमें भी लड़ाइयां चल रही थी और अब एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गया। मामला यहां तक पहुंच गया कि जो हफीज और जो टीम मैनेजमेंट है उसने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया और जो दौरा न्यूजीलैंड की हार है उसकी वजह यह लिखी है कि प्लेयर्स का जो ध्यान था, जो प्लेयर्स का फोकस था, वो टोटली एनओसीज पर था कि हमें एनओसी नहीं दिए जा रहे, हमें एनओसी नहीं दिए जा रहे। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ लीगों का सोचते रहते थे। प्रैक्टिस में भी वो आकर यही बात करते थे, मैच के बाद भी सिर्फ वो एक ही बात करते थे। उनका मेंटली टोटल ध्यान यही था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम अभी न्यूजीलैंड की सीरीज तो खत्म हो जाएगी, फिर आगे हमने यूए की लीग खेलनी है, बांग्लादेश की लीग खेलनी है, आगे फलाना लीग आएगी, फिर लंका प्रीमियर लीग आएगी, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। कहते हैं कि प्लेयर्स आपस में डिस्कस भी करते थे, तो लीगों के बारे में डिस्कस करते थे, इनकी बात भी होती थी, तो लीगों की बात होती थी, लीग के अलावा ये कोई बात नहीं करते थे। ये रिपोर्ट में लिखा जा रहा है। और सीरीज का हार जो 4-1 से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से हार हुई, ऑस्ट्रेलिया की 3-0 से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो लगातार डाउन थी, उसका वजूहात टीम मैनेजमेंट जिसको हफीज ने लीड किया उसमें यही लिखा गया है कि लीग्स जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो प्लेयर्स भी शदीद नाराज हैं और उन्होंने जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं वो जूनियर्स के साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और एहतजाज अपने ऐसे रिकॉर्ड कराएंगे कि जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ वर्ल्ड कप 2023 के दरमियान ये साइन हो गए थे, उन्होंने कहा कि उसको हम फाड़ देंगे। फाड़ने से मतलब उसको हम टर्मिनेट कर देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और हम चाहेंगे कि हमें नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जहां पे हमें लीग्स खेलने की खुली इजाजत हो। तो प्लेयर्स ने भी फैसला कर लिया कि अब हम जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ वो हम रिजेक्ट कर देंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे ये चेयरमैन गया है, इन्होंने नए चेयरमैन के लिए अब नई उसके आने से पहले ही जो है चैलेंजेस रख दिए और जानबूझकर ऐसा रखा है क्योंकि उनको लगता है कि जब नया चेयरमैन आएगा खिलाड़ियों के साथ बनाने के लिए या खिलाड़ियों को खुश करने के लिए वो इनकी बात मान जाएगा और इनको लीगें खेलने की खुली इजाजत दे देगा। आप मानो या ना मानो, आपके ये जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं और जो जूनियर्स हैं ये मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त जो है बुरकस निकालने पे लगे हुए हैं। इंटरनेशनली इनसे जीते इनको मिलती नहीं है और ये सिर्फ इस वक्त पैसे कमाने के चक्रों में लगे हुए और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी से फायदा उठाने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, तो जैसे ही कोई नया चेयरमैन आएगा उसके आगे हम नई ख्वाहिश रख देंगे। हालांकि इन सब का एहतसाब होना चाहिए। एशिया कप में इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया, ये सब चीजें सबके सामने। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन यही रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स कुछ इसमें जायज भी हैं और कुछ बहुत नाजायज है। जो जायज है अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें आपका मोहम्मद हारिस की बात आएगी कि उसको एनओसी दे देना चाहिए था क्योंकि आपने ज्यादती उसके साथ ये की कि पाकिस्तान टीम से आपने ड्रॉप कर दिया उसको, आपने पाकिस्तान टीम से उसको ड्रॉप कर दिया भाई। लेकिन ऑन द सीरियस और दूसरी तरफ लेकिन ऑन द सीरियस नोट, ये क्या लीग्स वाकई इतना बड़ा इशू है? लीग्स आपके प्लेयर्स ने बनाया हुआ है। नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है एज अ पाकिस्तानी नेशन? क्योंकि आपके प्लेयर आगे कहते हैं पसंदीदा पसंदीदा जोड़ी, आपको कितना फर्क पड़ता है? बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मेरे लिए ये लीग भाड़ है, भाड़। जो ये देख रहे हैं इनको फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको भी इतना फर्क पड़ता है। किसको पर्सनल फायदा आता है लीग से? ओबियसली सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को आता है और वो जो खेल रहा होता है इंडिविजुअल प्लेयर। बस
उसको फायदा होता है। और प्लेयर्स ने यह भी शिकवा किया कि हमें एमिरेट्स यूएई की लीग है, उसमें बाकी ज्यादातर प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, कुछ 4-5 प्रीमियम प्लेयर्स खाली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब हैं, आजम खान है वगैरह, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस पे भी शिकायत है उनको, फिर उनको इस पे भी शिकायत है कि साउथ अफ्रीका की लीग है उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे पीसीबी की वजह से। लेकिन रियल वजह ये नहीं है जो वो आपकी साउथ अफ्रीका की लीग है, उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि उसमें आईपीएल के ऑनर्स बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा पहले एडिशन दूसरे एडिशन में खुद भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन खबरें ये है कि अगले एडिशन में वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ जाएंगे और उनको वहां से भी क्लियरेंस मिली भी होगी, तो उनको मसला नहीं होगा, वो बाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी ले लेंगे। लेकिन ये जो कहानी है, प्लेयर्स ने अपनी अना का मसला तो मैं नहीं बोलूंगा, पैसों का मसला बनाया हुआ है। मेन उनको बस पैसे चाहिए और प्लेयर्स धड़ाधड़ ले रहे हैं। और यही वजह है कि प्लेयर्स हल्का सा हो तो प्लेयर्स ने एक धमकी रखी हुई है, एक गीदड़ भपनी जो होती है कि हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हम रिटायर्ड होकर लीग खेलेंगे। बड़ा ये लीगों का दौर है ना, रिटायर्ड नहीं होंगे। जो बहुत सियाने प्लेयर है ना, वो कभी भी नहीं होंगे। नहीं, देख लो आप, इमाद हो गए, आमिर हो गए, अभी हारिस भी सोच रहे हैं, हारिस सोच रहे हैं। आपस की बात है, इमाद रिटायर्ड हुए, आमिर रिटायर्ड हुए, फर्क पड़ा कोई पीछे से लोग पड़ा, लेकिन मैं नहीं, वो फर्क नहीं, वो बात नहीं मैं आपसे कर रहा, वो फर्क पड़े ना पड़े वो पाकिस्तान, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इन प्लेयर्स की जरूरत है, भाई इन प्लेयर्स को पाकिस्तान की जरूरत है। नहीं, वो बात ठीक कर रहे हो, हकीकत ये है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बात अलग मुद्दा है, वो बात अलग है कि वो बात ठीक है आपकी कि अगले हर किसी को रिप्लेस कर लेगा। बड़े बड़े स्टार आए हैं, लोग भूल जाते हैं, लोग अगले को मानते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन प्लेयर्स ने अब ये रखा हुआ है, प्लेयर्स तो अपने फायदे के लिए सब कुछ अब देखो बींगा, अगर आप एक टीम देखो या इंटरनेशनल, चलो पाकिस्तान को भी आप छोड़ दो, आप इंटरनेशनली अगर आप देखो तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि अगर कोई बोर्ड उसको ज्यादा लीगों की इजाजत नहीं देगा। अफगानिस्तान भी देख लो, उन्होंने कहा जी हमें सेटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हम लीगें खेलेंगे। यही बात है, यही अब न्यूजीलैंड में भी कल्चर चल रहा है, वेस्ट इंडीज में कल्चर ही यही है टोटल, कि वो लीग्स उतना प्रोमिनेंट रखते हैं कि उन्हें सेटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही नहीं होता। वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं, हम ऑलरेडी कमाएंगे। साउथ अफ्रीका में भी ये कल्चर है, ये तो चल रहा है, बड़े बड़े आपका स्टार प्लेयर कर रहे हैं। ये खाली एक इंडिया में अभी तक नहीं है कल्चर, और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और इंग्लैंड में भी आप कह लो कि कुछ 1-2 प्लेयर हैं जैसे रॉय शॉय हैं, लेकिन बाकी जो प्रीमियम प्लेयर है इंग्लैंड के वो ये नहीं करते, ऑस्ट्रेलियंस नहीं करते और इंडियन प्लेयर्स नहीं करते। इसके अलावा अगर आप देखो या न्यूजीलैंड के भी कुछ प्रीमियम, बल्कि न्यूजीलैंड में भी अब क्या बोल्ड भी चलेगा, जिमी निशम भी चलेंगे, बाकी तो हर जगह ही चल रहा है। लेकिन बड़ा ये अनफॉर्चुनेट सीन चल रहा है कि लीग्स जो है वो डोमिनेट कर रही है, लीग्स का बोल, और ये जो नासूर है, ये जो बीमारी है अब इस टाइम पाकिस्तान में भी शिद्दत अख्तियार कर रही है। मुझे लगता है अली, जो आपने मुझसे पूछा था, मुझे लगता है कि इस बीमारी को जल्द से जल्द अगर आप काट दोगे, खत्म कर दोगे तो आसानी है, क्योंकि अगर ये बढ़ गई ना तो ये सब में फैल जाएगी। सही बात है। फिर आपका हर लड़का आने वाला स्टार वो कहेगा कि भाई मुझे लीगें खेलने दो, क्योंकि देखो अब मैं तो उस वक्त से डर रहा हूं दाऊद साहब के खुदा ना खास्ता एक वक्त ये ना आ जाए कि जैसे को पाकिस्तान में आके डेब्यू करे और 4 से 5 मैच खेले और उसके फौरन बाद वो बस लीगों के साथ हो जाए और वो कहे कि बस मुझे लीग। वजह यह है कि जो अब चलो स्पेशली यूएई की लीग, बांग्लादेश की लीग और श्रीलंका की लीग और ग्लोबल T20 लीग और 2-3 मैं और लीगों के नाम बता दूंगा, ये लीग्स ना क्वालिटी वाइज नीचे हैं, और ये हल्का से इनको फॉरेन, क्योंकि इधर बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हो गए, इंग्लैंड के हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए, साउथ अफ्रीका के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो इधर नहीं जाते। तो हमारे प्लेयर हल्के से जो छोटे प्लेयर है, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, बाबर, रिजवान, शाहीन वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो छोटे प्लेयर्स भी आएंगे ना, जो एक आध छक्का भी मार देंगे, हल्का सा स्टार बनेंगे, एकदम से वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये उनको 70-80 लाख या 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे यार आराम से हमने 20-20 दिन की ये 3 लीगें खेलनी है साल पे और हम 3-4 करोड़ रुपए कमा लेंगे, और अशशके अलग होंगे, VIP 5 स्टार होटल्स में फ्लाइट के टिकट वही देंगे, तो एकदम से ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज हमारे लिए बड़ी ही नासूर बनती जा रही है। पीसीबी को मुझे लगता है कि जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना प्लेयर्स ने तो डिसाइड कर लिया कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को काट रहे हैं। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट जो है वो हमारे पास ये आ रही है कि पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी मीटिंग हो रही है जी सीईओ के साथ। बिल्कुल, सलमान नसीर के साथ उन्होंने फौरन से जो है वो आज मीटिंग के लिए बुला लिया सलमान नसीर को, क्योंकि अब वो आपको चार्ज संभाल रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि 1-2 दिन के अंदर जका शरफ से भी वो एक अनऑफिशियल मुलाकात करेंगे, जिस पर उनसे पीसीबी के कुछ मामला जो चल रहे हैं पिछले, जैसे प्लेयर्स लिस्ट का चल रहा है, इस पे भी कुछ उनसे बात लेंगे, ब्रीफिंग लेंगे कि क्या चल रहा है, प्लेयर्स क्यों ये दिनाश चला रहे हैं, उसके वाले से भी पूछेंगे। और बाकायदा चार्ज संभालने से पहले ही उन्होंने आज सलमान नसीर को बुला लिया सीएम अपने ऑफिस में, क्योंकि आपको पता पंजाब के सीएम है, अपने ऑफिस में बुलाया मोहसिन नकवी साहब ने, और ये उनसे मीटिंग करेंगे, सारे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात देखेंगे। सलमान नसीर साहब जो उनको सारा ब्रीफ करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसके बाद फिर ये अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर एक नई टीम भी लेकर आएंगे और फिर डिफरेंट फैसले भी करेंगे। अब देखते हैं कि कब तक ये रहते हैं, क्योंकि नजम सिटी भी सुनने में आ रहा है उन्होंने भी अपनी कुर्सियां टाइट रखी हुई हैं, तो अब देखते हैं मोहसिन नकवी साहब कितने दिन पीसीबी में रहते हैं। लेकिन इनका ये है ना कि जो मोहसिन नकवी है ये भी नून लीग के, जो नजम सिटी है
वो भी नून लीग के, तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पहले नजम सेठी आ गए थे, मोहसिन नकवी, नजम सेठी तो मेरा ख्याल है कुछ समा भी कुछ शो करना उन्होंने शुरू कर दिया, पहले भी जियो पे कर रहे थे, खैर जी, बन गए इसके थे। बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है साउथ शकील को लेकर। तो साउथ शकील का कहना है कि अगर मुझे कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी मिली तो मैं बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट करूंगा और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगी और मेरे लिए बड़ी जबरदस्त बात होगी अगर मुझे कप्तानी जो है दी जाती है। और सरफराज के वाले से फाइट जो उनके साथ हुई थी, उन्होंने कहा ये वैसी वीडियो जो है उस तरह पेश की गई है, छोटा डाउन, उन्होंने कहा जी मुझे भी बड़े उनके नाम आते हैं, अगर मैं उनके नाम लूंगा तो वो भी फैल जाएंगे फिर। देखिए काफी सारी मुद्दों पे उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कोयटा की तरफ से जो उन्होंने ट्वीट की थी ना खिलाने पे कि 33-0, तो अब क्योंकि अपडेट सारी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको एज एन ओपनर एज एन ओपनर खिलाया गया, जैसे बाबर रिजवान वगैरह खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं कोयटा के लिए और मैं माजरत चाहता हूं, मैंने कभी उनसे मिल के माफी नहीं मांगी क्योंकि थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप है कोयटा के ऑनर्स वगैरह से, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे और मैं अभी जो है वो उनसे मदद करना चाहता हूं कि वो जो मैंने ट्वीट किया था मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उस किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था, गुस्से शुस्से में था और मैंने वो ट्वीट कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे कप्तानी मिलती है, क्योंकि सरफराज हमने आपको पहले ही बताया कि ये सरफराज की पॉसिबल ये है कि ये आखिरी साल होगा कप्तानी के लिए और हो भी सकता है कि बीच में अगर कोयटा की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो शायद मिड ऑफ टूर्नामेंट में ही सरफराज खुद से कप्तानी छोड़ दें, या तो ये होगा या फिर अगला एडिशन तो 100% है कि सरफराज कप्तानी नहीं करेंगे। इवन सरफराज ने बात भी किया कि वो यूके की जो खबरें चल रही थी कि वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलूंगा, मेरी फैमिली जरूर जा रही है, सोच चुकी है ना मूव करेगी। हाँ वक्त भी हो गया ना, वक्त भी हो गया, तो अब कोयटा भी डिजर्व करती है। असल में जो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक और ये बात मुंह से बोल दी थी कि जब तक सरफराज खेलते रहेंगे तब तक वो ठीक है, वो बात उन्होंने बहुत बार बोली है, लेकिन बात बोलने वाली होती है और बाद में लोग बदल भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर उनसे, और अगर आप देखो तो नेक्स्ट कोई बड़ा नाम अगर आपको ऐसा कैप्टन नजर आ रहा है पाकिस्तान का कोई स्टार प्लेयर है तो साउथ शकील है कोयटा के पास, तो वही उम्मीदवार भी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कप्तानी करना पसंद करता हूं, तो कोयटा ने अगर मुझे कप्तानी दी तो मैं बिल्कुल रेडी हूं और मैं इसको बड़े, अब क्योंकि कहते हैं जब मैं नीचे भी लेवल की क्रिकेट खेलता था तो मैंने कप्तानी हमेशा एंजॉय की। इसके अलावा उनसे सरफराज के वाले से पूछा गया कि आपकी वो फाइट वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई, इवन वो ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त होते हैं साथ, वो उन्होंने ही वो वीडियो शूट की भी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जब मैं 12-13 साल का था मैं तब से सरफराज के साथ हूं और वो मैं उनकी जब वो क्रिकेट खेलते थे उससे मैं छोटा था, मैं उनके लिए दुआएं मांगता था कि अच्छा करें। असद शफीक का भी उन्होंने बात की। सरफराज नहीं जो है वो इनके हवाले से जो है जब ये छोटे से थे तो उन्होंने स्पेशल ग्राउंड में जब सरफराज आए उन्होंने कहा देख लो इस लड़के को, ये चंद सालों में पाकिस्तान की तरफ से खेला। हाँ, और वो कहते हैं कि मेरा और सरफराज का मजाक भी बहुत ज्यादा है, मैं सरफराज को छेड़ता भी रहता हूँ, मजाक भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी इसी टर्म्स में बात हो रही थी। हमारी बहुत ही पर्सनल है, हम लोग आपस में बहुत मजाक भी करते हैं, शुगर मेला भी लगाते हैं, लेकिन वो वीडियो ऐसे ही लग रहा है गलत तरीके से हुई प्रेजेंट हुई भी, ऐसा फील हो रहा है कि लड़ाई है। और ज़ाहिर है असल में वो कराची का वो टिपिकली स्टाइल भी वो है ना, और सरफराज का स्टाइल भी ऐसा, जो ऐसे बात कर रहे हैं, साउथ शकील भी एक अपने मॉल में थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक शुगल मिला था। फिर उसके अलावा उनसे बात की गई कि आप जो है वो ओडीआई में 5वें नंबर में बैटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि बाबर और रिजवान जाहिर है वो बेहतरीन प्लेयर और वो ओडीआई में 1-3 में बैटिंग कर रहा है, 4 पे कर रहा है, तो उनकी मौजूदगी में मेरा नंबर नहीं बन रहा था। जैसे हमने आपको हमेशा बताया कि सिंध की तरफ से उन्होंने जब भी बैटिंग किया नंबर 3 पे बैटिंग किया, वो हमेशा 3 पे बैटिंग करते हैं, चाहे वो कायद आज़म ट्रॉफी हो, ओडीआई कप हो, वो 3 के बल्लेबाज है। लेकिन वो कहते हैं कि मजबूरन तौर पर मुझे 5 पे मौका दिया गया और अब मैं कोशिश करता हूं कि डोमेस्टिक में भी खेलूं तो मैं 5 में खेलूं ताकि मेरी प्रैक्टिस ऐसा 5 नंबर जो बैटर है वही रहे। तो कहते हैं उसमें मैं काफी काम कर रहा हूं। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आईसीसी ओडीआई टीम के हवाले से और टेस्ट के हवाले से। तो आईसीसी ने जो वो अनाउंस कर दी है 2023 की टीम ऑफ द ईयर जो अनाउंस की है। और एक और बार अफसोस की बात है कि कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। नहीं, अफसोस की बात है कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है। परफॉर्मेंसेस भी दाऊद साहब को बहुत आला नहीं है ना यार, आप पूरा वर्ल्ड कप उठाकर देख लो तो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं थी। एक परफॉर्मेंस आई थी और वो फखर की आई थी जिसे कह लो कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। और क्या था पूरे वर्ल्ड कप में? देखो पूरे वर्ल्ड कप तो छोड़ो, ओडीआई फॉर्मेट था, टी20 में आप देख लो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं, टेस्ट में देख लो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं। वहीं अगर आप 2022 की बात करो तो बाबर आजम ना सिर्फ ओडीआई की टीम में थे बल्कि 2022 की ओडीआई टीम के कप्तान थे बाबर आजम। जबकि टी20 की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ को टी20 की टीम में डाला हुआ था, जबकि टेस्ट टीम में बाबर आजम थे। बाबर आजम टेस्ट और ओडीआई दोनों टीमों में थे और ओडीआई के कप्तान थे रिजवान और हारिस रऊफ टी20 बाबर का तो ये रिडीम किया है बहुत ज्यादा, सबका आज किसी का भी अच्छा नहीं किया। बहरहाल आईसीसी टीम ऑफ द ईयर की बात की जाए जो ओडीआई है उसमें तो इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस का बोलबाला है। ओपनिंग रोहित शुभमन कर रहे हैं, 3 पे ट्रेविस हेड, 4 पे कोहली ने बड़ा अच्छा उनका वर्ल्ड कप किया था, वो है। फिर डेरिल मिचेल है, फिर क्लासन है, मैक्रो जेंसन है, जैम्पा है, सिराज है, कुलदीप है, शामी है। ज्यादातर इंडियंस ही है, वो फाइनल में भी उनकी टीम गई थी। जबकि अगर आप टेस्ट की बात करें तो इसमें भी कोई पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलियंस का बोलबाला खूब नजर आया है। उस्मान ख्वाजा और डिमुत कुर्तने ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, विलियमसन 3 पे आ रहे हैं, रूट आ रहे हैं, फिर ट्रेविस हेड, रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरे, पैट कमिंग्स, अश्विन, स्टार्क और स्टूड ब्रॉड। जबकि कप्तान इसमें पैट कमिंग्स रहेंगे और जो आपकी ओडीआई की टीम है उसमें रोहित शर्मा को कप्तान रखा गया। ऑस्ट्रेलिया का ये साल बड़ा बेहतरीन, वैसे अगर आप ऐसे टीम देखें
तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई है। चलो T20 तो उन्होंने उस तरह से खेला ही नहीं क्योंकि वो साल नहीं था। ओडीआई और टेस्ट दोनों में उन्होंने बहुत शानदार किया, चाहे आप पैट कमिंग्स की परफॉर्मेंसेस देख लो या इंडिविजुअल किसी की बात कर लो या आप ओवरऑल बात करो, तो वो उनका जबरदस्त साल रहा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।